नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम मंदिर में वार्षिक फाल्गुन मेले का भव्य शुभारंभ हो गया है। सुबह से ही बाबा श्याम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। राजस्थान के अलग अलग जिलों से साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से लाखों भक्त खाटू श्याम पहुंच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। खास बात यह है कि इस बार मंदिर परिसर को विशेष रूप से जगन्नाथपुरी मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर सजाया गया है। सिंह द्वार पर 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। मंदिर परिसर में लाल और सफेद कपड़ों से की गई सजावट जगन्नाथपुरी की पारंपरिक शैली की झलक प्रस्तुत कर रही है। रोशनी और फूलों की विशेष सजावट से पूरा धाम दिव्य आभा बिखेर रहा है। आपको जानकारी दे दें, भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिंगत से खाटू तक 17 किलोमीटर लंबा विशेष पैदल कॉरिडोर तैयार किया गया है। तो वहीं इस मार्ग में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता, जिससे पदयात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव होगा। रास्ते में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था भी की गई है। चिकित्सा शिविर और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जानकारी दे दें, मेले के दौरान 24 घंटे बाबा श्याम के पट खुले रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सके। प्रशासन और मंदिर समिति ने मिलकर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के साथ मेले का आनंद ले सके। भारत और ब्राजील के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। यह MOU ब्राजील के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुआ है। इस अवसर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों को भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने और आपसी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। The area of smart hospitals, such as the hospital that Minister Padilla visited in Bangalore 2 days ago. In the area of defense, our aeronautic industry has been strengthening its presence in India, as it can be seen by the opening of the Embraer office in Delhi. The trilateral agreement between Mazagon Dock and the Indian and Brazilian navies is going to be part of the maintenance activities for submarines of the Scorpion class and other military vessels. All of these efforts will help for us to reach the target that Prime Minister Modi and I agreed on last year. आज हमारी जो चर्चाएं हुई हैं, उनमें हमने हर क्षेत्र में शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड एस्पिरेशन से आगे बढ़ने पर विचार विमर्श किया है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन के भी आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा व्यापार केवल आंकड़ा नहीं, विश्वास का प्रतिबिंब है। आगरा में मीना बाजार को लेकर एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि मुगल काल में यहां महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता था। इसी के चलते उन्होंने ऐलान किया कि उसी स्थल पर अब छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। उनका कहना है कि यह निर्णय स्वाभिमान और ऐतिहासिक सम्मान का प्रतीक होगा। तो वहीं इतिहासकारों की राय है कि अलग अलग है। प्रशासन की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बयान के बाद क्षेत्र में चर्चा और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हमारे मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री जो उनको आप स्मरण कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में थे। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र नायकों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये जानना हो तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप जानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्र नायक हैं, उनका स्मारक बनेगा। आप लोग अभी भी उसी गुलामी की मानसिकता से जी रहे थे, सरकार का पैसा और आगरा में मुगल म्यूजियम। हमने कभी मुगल म्यूजियम क्या होता है जी, उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे होना है और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और म्यूजियम भी वहाँ पे तैयार हो रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्र नायकों का ही सम्मान होगा, उनकी स्मृतिकाएं वहाँ पे लगेंगे। उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश और यूनियन बजट में आपने देखा होगा, हस्तिनापुर को और सारनाथ को आइकॉनिक सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए यूनियन बजट में उसका प्रावधान है। और प्रदेश सरकार ने भी श्रावस्ती के साथ ही बटेश्वर को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरदेव अटल जी की जन्मभूमि है और उसको हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कसौली के CRI में स्वदेशी TD वैक्सीन लॉन्च की। उन्होंने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर बताया, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दर्शाता है। उन्होंने हाल ही में बयान देते हुए कहा कि देश का स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जो करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हर वर्ष लाखों बच्चों का जन्म होता है। गर्भवती महिलाओं का पंजीयन और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है और बच्चे के जन्म से लेकर आवश्यक टीकाकरण तक पूरी निगरानी रखी जाती है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान की भी प्रशंसा की। इसका तस्वीर कैसी हो, मैं बदलते भारत की तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं और यहां आप सबको एक बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि देश के पॉलिसी मेकर्स से देश के भाग्य में किस तरीके से अंतर आता है, यह भी हमको समझना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में पॉलिसी मेकर्स आपके आशीर्वाद से, आपके वोट से, आपके समर्थन से ही उनको पॉलिसी मेकिंग का मौका मिलता है। और आज पॉलिसी मेकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए बदलता हुआ भारत किस तरीके का दिख रहा है। एक तरफ हम इंडिया का यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं, हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ हम फ्री ट्रेड का हम एग्रीमेंट की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि इसी के बीच में यूनियन का बजट आता है और वह बजट किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगाने वाला बजट बनता है। और हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह यानी कल तक हमको देखने को मिला कि सारी दुनिया भारत के नई दिल्ली में हमारे AI के इम्पैक्ट समिट में यहां उपस्थित थी और भारत लीडर के रूप में उसमें स्थापित हुआ, यह भी हमको देखने को मिलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सेमीकंडक्टर के यूनिट का श्री गणेश करेंगे, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। और आज मैं यहां पर CRI में ऐतिहासिक टेटनस और डिप्थेरिया एडल्ट के वैक्सीन का श्री गणेश कर रहा हूं आपके आशीर्वाद से।
ये सारी बातें आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बदलते देश का तस्वीर कैसी होती है उसको हमको समझना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि उन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार किया। नबीन ने इस कृत्य को देश के लिए शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। नबीन का आरोप है कि जब विश्व भारत की तकनीकी प्रगति पर गर्व कर रहा है, तब कांग्रेस देश की छवि बिगाड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिना नीति और सिद्धांत वाले दल ही अराजकता का सहारा लेते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए इसे गिरती मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा, जब देश के युवा और कई राष्ट्राध्यक्ष इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल हैं, तब इस प्रकार की राजनीति केवल कांग्रेस की गिरती मानसिकता को उजागर करती है। इसका पतन तय है। आज का दिन देश के लिए कहीं ना कहीं दुखी करने वाला है। जिन लोगों के, जिन पार्टियों के सिद्धांत नहीं होते, जिनकी नीतियां नहीं होती और जिनका नेतृत्व अराजकतावादी हो जाता है, वो भारत के गर्व करने वाले पल में भी, जब पूरा विश्व भारत पे गर्व कर रहा है, वैसे समय में इस प्रकार की अराजकतावादी मानसिकता के लोग, हम कह सकते हैं कि अब तक कांग्रेस के अंदर हम लोग को लगता था कि अर्बन नक्सली जाते हैं, लेकिन अब पूरा कांग्रेस अर्बन नक्सलियों से का गढ़ बन गया है। और जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एआई समिट को व्यवहार किया गया, पूरी कांग्रेस जिस प्रकार से समर्थन कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप जब जब इस देश को गर्व का पल मिला है, आपने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिससे पूरा भारतवासी दुखी हुआ है। और मैं कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण हरकत के बहुत ही करीब रूप से भर्त्सना करता हूं। और पूरा युवा और विश्व स्तर के लोग, जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, कई राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, उस प्रकार समय में ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कृत्य उनके नेताओं की सोच को दिखाता है। और मैं इस बात को यही कहूंगा कि कांग्रेस की मानसिकता आज इतनी नीचे उतर गई है कि वो पूरी तरह से पूरे भारतवासियों को शर्मसार कर रही है। और मैं आज के दिन कांग्रेस के नेताओं को कहूंगा कि आप राहुल गांधी की जो अराजकता है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस का। खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अग्निहोत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर कांग्रेस शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कटौती से हिमाचल को सालाना 10,000 करोड़ का घाटा होने का दावा किया। साथ ही जीएसटी कंपनसेशन बंद होने को प्रदेश के लिए बड़ा झटका बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के हितों के प्रस्ताव का विरोध कर हिमाचल बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया। अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष शासित राज्यों के अस्तित्व को मिटाना चाहती है, जिसका हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। में पैसा बांट, देखिए जो केंद्र का रवैया चल रहा है वो राज्यों को कमज़ोर करने का चल रहा है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है, वो बात हमने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है। 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मसला है, वो बात हमने अपनी लीडरशिप को बताई है कि हर साल हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये ग्रांट हमें 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हिमाचल प्रदेश को मिली थी, जो बिना किसी नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए अचानक वन फाइन मॉर्निंग बंद कर दी गई।
तो हिमाचल को इससे सीधा सीधा हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है। और जब हिमाचल प्रदेश बना था तब भी पता था कि ये फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है और लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन अब लंबे अरसे के बाद जो केंद्र की मदद थी वो बंद हुई है। अब जो वित्त आयोग का जो गठन होता है उसका काम ये होता है कि जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से राज्यों को कैसे पैसा देना है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे पक्ष में नहीं आई हैं और उन्होंने कहा है कि राज्यों को पैसा देना बंद कर दिया जाए। और बीजेपी ये कह रही है कि ये पैसा 17 राज्यों का बंद हुआ है, लेकिन 17 राज्यों में से 12-13 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी केंद्र पे डिपेंडेंसी जो आरडीजी के तौर पे थी वो 1% या 2% की थी। हमारी डिपेंडेंसी 13% की है और नागालैंड की 17% की है। तो 2-3 स्टेट्स 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी केंद्र पे बहुत ज़्यादा थी। तो हम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मीरपुर में प्रदेश भाजपा शहरी प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उनसे गरीबों की भलाई की बजाय खुद की लाभकारी सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया। स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजनाओं का लाभ जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंचा, जबकि उच्च अधिकारी और पार्टी के नेता व्यक्तिगत फायदे में व्यस्त रहे। विरोधियों का दावा है कि सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निजी लाभ के लिए हुआ। जनता में असंतोष बढ़ रहा है और कई सामाजिक संगठन सुधार की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये आरोप आगामी चुनाव में पार्टी की छवि पर असर डाल सकते हैं। भ्रमित करने का काम कैसे आता है? ये पार्टी कहती है कि ये मनरेगा लाए। हमने कभी नहीं कहा कि नहीं लाए, लेकिन किस लिए लाए? मलाई खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये कहां गरीब का भला करने के लिए लाए थे? कांग्रेस के समय पहले और दूसरे साल से आरोप लगने शुरू हो गए कि पंचायती स्तर पर अधिकारी से लेकर चुने हुए प्रतिनिधि इसमें से पैसे खा रहे हैं। और दूसरा, जिसको पैसा मिलना चाहिए, दिहाड़ी मिलनी चाहिए, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे। इतनी सेंध इन्होंने इस योजना में लगाई कि जो पार्टी इस योजना को लेके आई थी वो कभी 30,000 करोड़ से ज्यादा इसका बजट ही नहीं बढ़ा पाई, खर्च ही नहीं कर पाते थे पैसे। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आई, हमने इसको पहले बैंक खाते खोले और गरीबों की पेमेंट, मजदूर की पेमेंट बैंक खातों में करनी शुरू की। काम जो हुआ उसकी जियो टैगिंग करनी शुरू की, आधार के साथ इसको लिंक करने का प्रयास किया। और यही नहीं, बजट एक साल में 1,11,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इसका बजट कर दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालात यह है कि शराब के शौकीनों तक इसकी सप्लाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक मामले में शराब छिपाकर ले जाने की ऐसी तकनीक देखने को मिली जिसने अधिकारियों को भी चौंका दिया। जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से कुर्सियों के बीच बेहद सफाई से पैक की गई शराब बरामद हुई। पहली नजर में यह सामान्य सा फर्नीचर जैसा लग रहा था, लेकिन तलाशी लेने पर उसके भीतर छिपाई गई बोतलें मिली। वाहनों और रोजमर्रा की वस्तुओं में शराब छिपाकर ले जाने के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जा रहा है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी। बावजूद इसके अवैध नेटवर्क पर पूरी तरह लगाम लगाना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने धागा कारोबारी से वसूली करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने लोहिया नगर थाने में तैनात रहे 2 दरोगाओं को गिरफ्तार कर लिया और आरोप है कि दोनों ने धागा कारोबारी को एनकाउंटर करने की धमकी दी थी, फिर उसने 20 लाख रुपए की वसूली की थी। इस मामले में टीपी नगर थाना क्षेत्र निवासी रासिक ने उनके खिलाफ एसएसपी अविनाश पांडे से शिकायत की थी। इसी शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर लगे आरोपों की जांच की। जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई, जिसके बाद पुलिस टीम शुक्रवार को एक वकील के मुंशी के कमरे में पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि भागने के बाद आरोपियों ने कहां-कहां संरक्षण लिया, इसकी जांच की जाएगी। थानेदार की भूमिका के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बहराइच जिले में फिर से भेड़िया एक्टिव हो गया है। जंगली जानवरों ने माजरा तोकली इलाके के लोनियन पूर्वा गांव में 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हालांकि वन विभाग ने भेड़िए के हमले से इनकार किया है। डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि जहां पर हमला हुआ है, मौके पर टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। पग चिन्ह से भी पता लगाया जा रहा है कि लेकिन यह किसी भेड़िए का नहीं लग रहा है। अभी जांच की जा रही है। वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। घायल बच्चे की मां ज्ञान देवी ने बताया कि बहराइच के मझारा तोकली इलाके के लोनियन पूर्वा गांव में 5 साल का आदित्य घर के आंगन में खेल रहा था, तभी भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। तब हमले आवाज आई, आसपास के ग्रामीणों ने चीख पुकार मचाई। हाका लगने के बाद में भेड़िया वहां से भाग गया। इस हमले से बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था। तत्काल परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया। बच्चे का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सूचना वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट चुकी है। सो गया था तो हम पड़ा तो कहेगा कहते हैं दुकान रखे हैं, सौदा न आए, बस हम सौदा दे चले गए। वहाँ से आते लगवावे लगते तो तुरंत गए दुकान छोड़ के। लड़का कहीं देखा फोन से पूरा लड़का अपनी बड़ी कह रहा टटरा बंद रहा, टटरा बंद का कहते हैं गए तो बच्चे क्या नाम है? आदित्य। कितने साल का? 5 साल के। गांव कौन सा है आपका? कहाँ रहता है? थाना? थाना कैसर। किस समय क्या कर रही थी आप जब बच्चे को काटा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक खौफनाक घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया। दरअसल एक युवक अपनी 4 साल की मासूम बेटी के साथ गंगा घाट कोतावली क्षेत्र मेहरा हाला चौराहे के पास स्थित आवा कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचा था। होटल पहुंचते ही मासूम बेटी को बेसमेंट में रिसेप्शन पर छोड़कर एक सीधा होटल के 3 मंजिला पर पहुंच गया और बगल के खाली पड़े प्लॉट में छलांग लगा दी। खौफनाक घटना के बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर सीयू सिटी विनी सिंह, गंगा घाट कोतवाली प्रभारी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। वहीं सपा नेता होटल प्रबंधक वीरेंद्र शुक्ला ने बताया कि वह घटना के वक्त होटल में मौजूद नहीं थे। स्टाफ की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और जांच चल रही है।
लगभग 7 बजे करीब हमारे स्टाफ का फोन आया कि भैया कोई छत से ऊपर जाके कूद गया है। तो हम लोग तुरंत अपने कार्यक्रम छोड़ के मौके पे आए और मौके पे 112 को बुलाया। 112 आई, चौकी इंचार्ज आए, उनकी देख रेख में बगल के प्लाट से एक व्यक्ति जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी बॉडी यह मिली और हमारे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति एक अपनी बच्ची को लेकर भागते हुए ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी जानकारी मिलने पे बताया जाएगा। बाहर से एक आदमी आया, एक लड़की को लेकर अंदर भागने लगा और बेसमेंट के रास्ते ऊपर जाकर छत से कूद पड़ा। हम उसके पीछे पीछे भागे पकड़ने के लिए, मगर बीच रास्ते में ही वो बच्ची को छोड़ दिया। तो हम उसके पीछे पीछे गए, मगर हमारे पहुंचने से पहले वो कूद चुका था। 112 नंबर भी हमने डायल किया, पुलिस को भी सूचना की, 112 नंबर भी आई और पुलिस भी आई। इसकी जानकारी हमें नहीं है, वो बचा कि मर गया उसकी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां शिवली थाना क्षेत्र के ग्राम बैरी सवाई के पास कार तालाब में गिर गई। कार में कुल 10 लोग सवार थे। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया। 4 लोगों की मौत, चालक समेत 6 घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल सीएचसी शिवली में भर्ती कराया गया, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 20/2/2026 को थाना क्षेत्र शिवली में एक परिवार जो कि औरैया से कल्याणपुर की तरफ जा रहा था, कल्याणपुर के निवासी थे ये सभी परिवार के 9 जन और एक ड्राइवर, इनके साथ एक दुखद घटना हो गई जिसमें इनका वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गया। 7:40 पे जैसे ही 112 को सूचना मिली, स्थानीय लोगों और 112 की मदद से 10 में से 6 लोगों को सकुशल यहाँ से निकाल लिया गया है तथा उनका उपचार उपरांत वो लोग स्वस्थ पाए गए हैं। 4 लोगों की दुखद इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें कि एक ही परिवार की 2 महिलाएं, एक पुरुष और एक छोटा बच्चा भी है। मौके पर वाहन को निकालने की कार्यवाही जारी है और बाकी सारी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।